नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हम लोग इस सेशन में बात करेंगे क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 से संबंधित जो फिजिक्स का एक चैप्टर ह्यूमन आइज़ यानी मानव नेत्र के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, तो उसको हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। तो मानव नेत्र क्या होते हैं, इसके कितने लेयर होते हैं, इसकी संरचना क्या है, इसके संरचना में क्या क्या चीज़ें होती है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। तो मानव नेत्र की बात करें तो मानव नेत्र हमारे शरीर में, मानव शरीर में सबसे कोमल चीज़ होती है, कोमल अंग के रूप में उसको हम लोग मानते हैं। बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, यह हमें भगवान के द्वारा बहुत अच्छा ये गिफ्ट मिला हुआ है। तो इसका मतलब कि ये हमें आँख जो होती है ये हमें बहुत से वस्तुओं से ज्ञान कराती है, बहुत से वस्तुओं को हम लोग देखते हैं तो उससे हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए इसको हम लोग ज्ञानेंद्रियों के रूप में भी इसको हम लोग मानते हैं कि ज्ञानेंद्रियों में यदि एक आँख को भी हम लोग इस रखते हैं कि ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ भी है। तो आँख की बात करते हैं तो ये हमारे, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी आँखों की संख्या कितनी है, तो 2 है। 2 इसकी आवश्यकता 2 क्यों पड़ी, तो इसकी आवश्यकता 2 इसलिए पड़ी, इसलिए कि हमारी जो ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे एक आँख से हम लोग कितने दूरी को देख सकते हैं और 2 आँख से कितने दूरी को देख सकते हैं। तो दूरी की बात जब आती है तो जितने एक आँख से हम लोग देखते हैं दूरी, उतना हम लोग दूसरे आँख से भी हम लोग देखते हैं, उतना ही दूरी देखते हैं। यानी अनंत हम लोग देखते हैं एक आँख से, तो दूसरी आँख से भी हम लोग अनंत को देखते हैं। लेकिन दूसरी आँख, 2 आँख की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम अपने एरिया को देख पाएँ, पूरे अपने दृष्टि क्षेत्र जो पूरे एरिया है उसको हम लोग अच्छे से देख पाएँ। इसका मतलब कि यदि हम एक आँख से देख रहे हैं तो हमारा लगभग कुछ ही जो दृष्टि क्षेत्र है वो क्लियर हो पा रहा है। ये पूरा एक आँख से पूरा ये दृष्टि क्षेत्र क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं दूर की बात नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि दूर तो मैं अनंत पे देख सकता हूँ, दोनों आँख से भी अनंत पे देख सकता हूँ। लेकिन दृष्टि क्षेत्र की बात करें तो दृष्टि क्षेत्र में क्या होता है कि एंगल बनता है। तो कितने एंगल बनता है, तो दृष्टि क्षेत्र की बात करते हैं। पहले यहाँ पे टॉपिक डाल दें, ह्यूमन आइज, मानव नेत्र। चलिए, यानी दृष्टि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम एक आँख से हमारा ये दृष्टि जो क्षेत्र होता है ये 150 डिग्री यानी 150 एंगल ये बनाता है। ठीक है, एक आँख से। दूसरी आँख से दृष्टि क्षेत्र कितना हो जाता है, जब एक आँख से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एक से हम लोग दृष्टि क्षेत्र देखते हैं तो 150 एंगल बनता है, और दूसरी से देखते हैं तो दृष्टि क्षेत्र हमारा कितना बन जाता है, 180। तब हम चीज़ों को बहुत अच्छे से आसानी से देख पाते हैं और एनालिसिस कर पाते हैं। तो दृष्टि क्षेत्र हमारे पूरे 180 डिग्री बन पाए इसलिए हमें 2 आँखों की आवश्यकता पड़ती है। इतना ही नहीं, हमें यदि एक शुरू से ही यदि एक आँख यदि मिला होता तो हमें 3D जो पिक्चरें होती है वो हम लोग नहीं देख पाते। तो उसकी भी आवश्यकता यानी 2 आँखों की आवश्यकता ये दृष्टि क्षेत्र को भी देखने के लिए होती है, और किसी चीज़ों को मतलब त्रिविमीय यानी 3D यानी 3 डायमेंशनल के रूप में हम लोग देखते हैं, तो उसकी सहायता से। तो ये हो गया कि हमें 2 आँखों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो रीज़न 2 पता लग गया। चलिए आगे बात करते हैं इसकी संरचना की। ठीक है, तो इसकी संरचना की बात करते हैं। तो नेत्र हमारा क्या होता है, गोलक होता है, यानी गोला के समान होता है। तो जब कोई भी गोला होता है तो उसका कहीं ना कहीं व्यास भी तो होगा ना। तो जब गोला की बात आती है तो व्यास की बात आती है, तो यहाँ पे हम नेत्र गोलक उसको बोल देते हैं, नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक का व्यास हो जाता है 2.3 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 2.5 सेंटीमीटर भी दिया रहता है। ठीक है, डायमीटर ऑफ आई बॉल। ठीक है, कितना, 2.3 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 2.5 सेंटीमीटर भी दिया रहता है। चलिए इसकी हम संरचना की बात करते हैं। तो संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले आई का थोड़ा लेयर हम लोग देख लें। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं संरचना ताकि क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, थोड़ा हम बड़ा ही बनाएंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए।
और यहाँ से आपका, चलिए, तो ये हो गया आपका, हमारे आँख में 3 लेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 3 लेयर ऑफ द ह्यूमन आइज, ठीक है। कौन कौन? तो फर्स्ट में होता है फेब्रस, ठीक है, फेब्रस, ठीक है, फेब्रस कोट, ठीक है, फेब्रस कोट हो गया। फेब्रस कोट में क्या क्या आता है? तो फेब्रस कोट में आता है, तो सबसे पहले देखिए, आँख में जो हम लोग का एस्क्लेरा जो होता है ना, जिसको श्वेत पटल बोलते हैं, जो हमारे आँख में वाइट वाइट भाग है, वो क्या होता है? एस्क्लेरा होता है, यानी श्वेत पटल होता है। तो ये हमारा श्वेत पटल है, एस्क्लेरा, ये हो गया श्वेत पटल, ठीक है। नेक्स्ट, ये श्वेत पटल क्या होता है ना, ये श्वेत पटल क्या होता है, ये आगे आकर के ये क्या होता है? पारदर्शी हो जाता है, यानी ये जो है ये अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है। और ये आगे आकर के क्या होता है? ये पारदर्शी होता है, जिसको हम स्वच्छ मंडल बोलते हैं। यानी यहाँ से ये जो उठा हुआ भाग है वो क्या है? स्वच्छ मंडल है, स्वच्छ मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्निया। क्लियर? कॉर्निया क्या होता है? थोड़ा उठा हुआ भाग होता है, ठीक है। और किसका भाग होता है ये? तो श्वेत पटल का, यानी श्वेत पटल ही ये आगे वाइट वाला जो है, ये वाइट वाला आगे आकर के, और ये क्या हुआ है? ये कॉर्निया का रूप ले लिया है, फिर उसके बाद से वाइट हो गया है। तो ये भी श्वेत पटल है, श्वेत पटल, एस्क्लेरा। चलिए, तो इसमें हम लोग फेब्रस कोट में, तो फेब्रस कोट में कौन कौन से आएंगे? तो फेब्रस कोट में आ जाएंगे आपको एस्क्लेरा, और दूसरा चीज़ आ जाएगा कॉर्निया, ठीक है। इसमें क्या होता है? वेस्कुलर नहीं होते हैं, वेजल्स नहीं होते हैं इसमें। वेजल्स मतलब वेस्कुलर, इसमें कोट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ब्लड नहीं पाए जाते हैं। जब वेजल्स है नहीं तो ब्लड नहीं पाए जाएंगे। तो इसका मतलब जब इसमें ब्लड नहीं पाए जाते हैं तो फिर ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है? तो बात ये है कि न्यूट्रिशन, ये भी तो एक तरह का सेल है, तो न्यूट्रिशन कैसे लेता है? तो ये क्या होता है ना कि कॉर्निया जो है ना, वो डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में रहता है। जैसे हमारा ये जो कॉर्निया है, जो ऊपर वाला, वो डायरेक्ट वायुमंडल के डायरेक्ट संपर्क में रहता है। तो इसलिए ये वायुमंडल से क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लेता है, जिससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए इसके पास क्या होता है? वेजल्स नहीं होता है, तो इसमें हम वेस्कुलर के अंतर्गत इसको नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, दूसरी चीज़ हम रखेंगे वेस्कुलर, वेस्कुलर कोट। वेस्कुलर कोट में क्या क्या आएगा? तो वेस्कुलर कोट में ये फर्स्ट लेयर हो गया। दूसरा लेयर हम बनाने जा रहे हैं, यहाँ से एक और लेयर निकलता है, ये पतली से लेयर होती है, और ये आगे आकर के ये क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। फिर यही चलती है यहाँ इधर, और ये पतली होती है, आगे चल कर क्या होती है? ये हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। ये क्या होती है? मोटी हो जाती है। इसको हम थोड़ा, ये हो गया, ये मोटी हो गई जाती है। पीछे पतली होती है और आगे आकर के ये मोटी हो जाती है। इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं इसको? सिलियरी मसल्स। ये भी सिलियरी मसल्स हैं। क्या ये? सिलियरी मसल्स। इसका नाम लिख देते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये हो गया सिलियरी मसल्स। ये सिलियरी मसल्स में और एक सेगमेंट निकलता है। ये सेगमेंट कहलाता है, यहाँ से ऐसे निकलता है और यहाँ से ऐसे निकलता है। ये 2 सेगमेंट निकलता है, सब दोनों में से एक सेगमेंट निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइरिस,
ठीक है, इसको बोलते हैं आइरिस। ये भी मसल्स ही है, तो इसको बोलते हैं सिलेरी मसल्स, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस, ठीक है। इसका हिंदी होता है परितारिका। परितारिका, ठीक है। और इसका मतलब होता है पश्चमाभि। पश्चमाभि, पश्चमाभि पेशीय। पश्चमाभि पेशीय, ठीक है। चलिए, सिलेरी मसल्स हो गए। उसके बाद से क्या होता है ना कि अब ये आइरिस है, ये आइरिस क्या करता है, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं। इसके बीच में खोखला ये जो भाग है, ये जो खोखला भाग है यहाँ पे इन दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। इसका हिंदी होता है पुतली। क्या होता है? पुतली। चलिए, हाँ, अब देखिए, सिलेरी मसल्स है, इसको कोराइड बोलते हैं, याद रखिएगा, कोराइड। कोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है कोराइड। कोराइड क्या होता है? कोराइड आगे आता है और मोटा हो जाता है, और इसको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। और सिलेरी मसल्स से और एक सेगमेंट निकलता है जिसको आइरिस बोलते हैं, और दोनों आइरिस के बीच में एक खोखला भाग बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। अब इसमें आइरिस क्या है? तो आइरिस ये है जो हमारे आँख में जो ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है, वो क्या है? आइरिस। आइरिस इस तरह का कुछ संरचना होती है। मान लीजिए हमारा ये नेत्र है, ये हो गया नेत्र, इसका बीच का ये खोखला भाग होता है, ठीक है, ये खोखला भाग हो गया। और इसमें क्या होता है? एक ऐसे संरचना होती है, ये राउंड शेप, ये राउंड शेप, ये राउंड शेप, ये राउंड शेप, ठीक है। और इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, मसल्स बोल सकते हैं इसको, मसल्स पाए जाते हैं, एक राउंड शेप में, एक वर्टिकली, ठीक है। यानी एक ऐसे पाया जाता है, ठीक है, और एक ऐसे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये राउंड शेप में होता है ना, वो एक समय के बाद जाकर चिपक ना जाए, इसलिए ये क्या करता है, जो वर्टिकली जो शेप होता है, ये वर्टिकली जो शेप होता है वो उसको पकड़ के रखता है, उसको लूज नहीं होने देता है। तो आइरिस में कितने तरह के? तो आइरिस में दो तरह के क्या होते हैं? मसल्स पाए जाते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये इसके संरचना है। चलिए आगे बात करते हैं इसके। तो चलिए, आइरिस हम लोग देख लिए। आइरिस का काम क्या है? तो आइरिस का काम ये है कि पुतली के आकार को क्या करता है? कस्टमाइज करता है या नियंत्रण करता है, या उसके आकार को जब बड़ा करना होगा तो बड़ा करेगा, जब छोटा करना होगा तो छोटा करेगा, ठीक है। ये करता कौन है? तो ये अंततः माइंड करता है, यानी हमारा ब्रेन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये हमारे आँख का जो ब्लैक वाला जो पार्ट्स है उसमें पेशीय पाया जाता है कि इसका सिलेरी मसल्स का आगे सेगमेंट बन जाता है, जो क्या होता है? आइरिस का रूप ले लेता है। और ये आइरिस अधिक प्रकाश जब हमारे आँखों पे पड़ता है तो क्या होता है? अपने आप को सिकुड़ा लेता है, और वहाँ पे प्यूपिल क्या होती है? छोटी हो जाती है। और जब क्या होता है कि कभी अंधेरा होता है, और अंधेरे में यदि कोई चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ताकि चीज़ों को हम लोग देख पाएँ। तो उस टाइम क्या होता है कि जो सिलेरी मसल्स जो होती है उसमें का जो सेगमेंट आइरिस होता है वो अपना आकार बड़ा कर लेता है, और बड़ा करने के बाद जब जैसे बड़ा करता है वो प्यूपिल का भी आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब कि प्रकाश जब हमारे आँखों पे सबसे ज़्यादा पड़ता है तो उस टाइम प्यूपिल के आकार क्या कर लेता है? छोटा कर लेता है आइरिस। और जब प्रकाश कहीं अंधेरे में हम लोग कोई वस्तु देख रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आइरिस अपना आकार को क्या कर लेता है? बड़ा कर लेता है। तो जब बड़ा कर लेता है तो प्यूपिल का भी आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये आइरिस जो होता है, ये आइरिस प्यूपिल के आकार को कस्टमाइज करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं वेस्कुलर में कौन कौन से आएंगे। तो वेस्कुलर कोट में आ जाएंगे, आपको आ जाएंगे सिलेरी मसल्स, उसके बाद से आ जाएंगे आइरिस के बाद से आ जाएंगे प्यूपिल, ठीक है, ये प्यूपिल। उसके बाद से यहाँ पे
और देख लेते हैं। जब संरचना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे धागेनुमा संरचना होती है, ठीक है, ऐसे धागेनुमा ऐसा निकला रहता है इससे, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या करता है, तो ये करता है लेंस को पकड़ने का काम करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लेंस को पकड़ने का काम करता है, ये लेंस हो गया, ये लेंस को पकड़ने का काम करता है, ठीक है, ये लेंस को पकड़ने का काम करता है। इसको हम लोग क्रिस्टलाइज लेंस बोल सकते हैं, लेंस। चलिए, लेंस हो गया, ये सस्पेंसरी लेंस हो गया, लिगामेंट हो गया। सस्पेंसरी लिगामेंट किसका भाग होता है, तो सिलेरी मसल्स का ही भाग होता है। धागेनुमा संरचना होती है जो लेंस को क्या करता है, पकड़ता है। अब देखिए होता क्या है कि जो सिलेरी मांसपेशियाँ होती है ना, जो सिलेरी मसल्स होती है, तो ये क्या करती है ना कि जब हमें देखने के लिए यदि तनाव होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है देखने में, तो उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पे जो सिलेरी मसल्स होती है वो खिंचाव करती है। जब खिंचाव करती है तो ये भी सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, ये भी खींचता है। तो जब ये भी खींचता है तो लेंस का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही बहुत ही कम तनाव में होता है, तो ये क्या होता है, लूज हो जाता है। तो जब ये लूज हो जाता है तो ये भी लूज हो जाता है, जिससे लेंस की आकार क्या होती है, कम हो जाती है। तब इस तरह से क्या करता है, लेंस अपने आकार को बढ़ाता है और घटाता है। वो वास्तव में काम कौन कर रहा होता है, तो सिलेरी मसल्स काम कर रही होती है। जब ये तनाव में आएगी तो अपने आप को खींचेगी, तो सस्पेंसरी लिगामेंट भी खींचा होगा, तो लेंस का आकार बड़ा हो जाएगा। मतलब होता सस्पेंसरी सिलेरी मसल्स में, लेकिन कराता किससे है, लेंस से। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया प्यूपिल। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं आगे रेटिना की बात करते हैं, ठीक है। ये रेटिना यहाँ से आता है, ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं आता है, हाफ से आता है। इसको बोलते हैं रेटिना, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल, दृष्टिपटल, ठीक है, ये है रेटिना। अब इसमें हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। ये यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, ये भी कुछ यहाँ पे सेल्स होते हैं न्यूरॉन के फर्स्ट में। बताएंगे रेटिना के कितने पार्ट्स वगैरह लेयर होते हैं। ये सभी सबका जो ये वायर जो होता है ना, ठीक है, नर्व्स जो बोल सकते हैं इसको, न्यूरॉन का जो ये नर्व्स है, ये सबका नर्व क्या होता है, एक साथ जुड़ता है और एक खोखले भाग यहाँ पे होता है, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ निकल जाता है। यहाँ से ये जुड़ करके और ये ऐसे निकल जाता है, ये ऐसे करके ये नर्व्स क्या होते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये निकल कर जाते कहाँ हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही गड्ढा यानी इस तरह का होल होता है। तो उस होल को क्या बोलते हैं, इस होल को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से इसमें सभी नसें क्या होती है, एक साथ निकलती है बंडल के रूप में। तो उसको, उस वाले जगह को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और ये ब्लाइंड स्पॉट से होते हुए आगे निकलती, इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृक् तंत्रिकाएँ, ऑप्टिक नर्व्स। अब ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, ये ऑप्टिक नर्व्स ऐसे जा करके और ये ब्रेन में क्या होती है, जा करके फिट हो जाती है, ठीक है, ये जा करके ब्रेन में लग जाती है। अब ये ब्रेन क्या करता है, कि जो इधर से प्रकाश जाता है, वो प्रकाश को पहचान करके कौन सा इमेज है, किस तरह से हमको ये करना चाहिए, उससे इसमें प्रोसेसिंग करता है ब्रेन, और उसके बाद से वो अपना काम करता है। तो उससे हम क्या करते हैं, वस्तु को इजीली हम लोग पहचान में लाते हैं। तो ये बात हो गया, लेंस की बात हो गया, सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया, और सिलेरी मसल्स हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया। हाँ, तीसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तीसरी बात रेटिना, जिसको दृष्टिपटल बोलते हैं।
ठीक है। तो 3 लेयर ऑफ द ह्यूमन आइज कौन कौन? फेवरस कोट में स्केलरा और कर्निया। स्केलरा ही आगे चल करके क्या होती है, वो कर्निया बन जाती है। कर्निया क्या होती है, स्केलरा क्या होता है, तो ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब उसके आर पार नहीं देख सकते हैं, यानी वो अपने से प्रकाश नहीं जाने देता है। और कर्निया क्या होती है, पारदर्शी होता है। ठीक है, क्या होता है, पारदर्शी होता है। समझ में आ गया। उसके बाद वेस्कुलर कोट होता है, जिसमें एक फर्स्ट लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर, जिसमें कोराइड होता है। और कोराइड आगे चल कर के मोटी हो जाती है, जिसको सिलेरी मसल्स बोलते हैं। और सिलेरी मसल्स में सेगमेंट कुछ निकलते हैं, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। और इस आइरिस दोनों के बीच में क्या होते हैं, खाली होल जगह होता है, जिसमें क्या होता है, जो प्यूपिल कहलाता है। उसके बाद से यहाँ पे और भी कुछ होते हैं रेटिना की बात तो मैंने बोल ही दिया। ब्लाइंड स्पॉट होते हैं और ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। इसमें येलो स्पॉट भी होते हैं। येलो स्पॉट बताएंगे रेटिना में ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा गड्ढा होता है, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे गड्ढा होता है, इसी को बोलते हैं, बताएंगे इसके बारे में डिटेल, येलो स्पॉट। ठीक है, येलो स्पॉट। तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी ऐसा ही जानिए। हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ लिक्विड भरे होते हैं। ठीक है, लिक्विड भरे होते हैं इसमें, पूरे इस बॉल में क्या होते हैं, लिक्विड भरे होते हैं। ठीक है, ये पूरे लिक्विड भरे हैं। ये क्या होते हैं, थोड़ा गाढ़ा होते हैं। क्या होते हैं, गाढ़ा रूप में होते हैं। तो ये पूरे तरह से ये क्या है, इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये पूरे तरह से इसमें क्या होते हैं, जेली लाइक, यहाँ पे वाटर के रूप में भरे रहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं विट्रस। यहाँ पे लिख देते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, विट्रियस ह्यूमर यहाँ पे, जिसको कचाव द्रव्य बोलते हैं। बहुत यहाँ पे कचाव द्रव। ठीक है, कचाव द्रव बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, जेली लाइक इसमें होती हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे वाटर होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं ये, लेकिन इससे थोड़ा ये पतले होते हैं। ठीक है, और ये अपने से होकर प्रकाश को जाने देते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, तो याद रखते हैं विट्रियस ह्यूमर की स्थिति, पोजीशनिंग क्या है, तो विट्रियस ह्यूमर की पोजीशनिंग ये है कि लेंस के बाद रेटिना के पहले, यानी लेंस और रेटिना के बीच में क्या पाए जाते हैं, तो विट्रियस ह्यूमर। और लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पाए जाते हैं एक्वा। ठीक है, एक्वास ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, जिसको नेत्रोद बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, नेत्रोद बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर ये हो गया। ठीक है, ये इससे मतलब ये वाला जो होता है ये बहुत ही कम गाढ़ा होता है, एक तरह से लिक्विड ही समझ लीजिए। ये लिक्विड होता है, ये थोड़ा जेली लाइक संरचना होती है इसकी, यानी लिक्विड ये भी होती है, लेकिन इसके अपेक्षाकृत ये गाढ़ा होता है, जेल टाइप का होता है, मतलब जेली होता है, और ये लिक्विड होता है। तो ये पूरा हो गया मानव नेत्र की संरचना। इसमें क्या क्या आते हैं, इसको फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले क्या क्या था, तो पहले था स्क्लेरा, उसके बाद आया स्क्लेरा के बाद आ गया कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आया आइरिस के बाद आ गया प्यूपिल, और प्यूपिल के बाद आ गया लेंस। सिलेरी मसल्स बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेरी मसल्स, और यहाँ पे लिख देते हैं सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स के बाद से यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेरी मसल्स हो गया, उसके बाद से लेंस। बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी हम एक्वस विट्रियस ह्यूमर की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है,
इम्पोर्टेंट में यही चीज़ है, स्क्लेरा है, कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, सिलियरी मसल्स है, लेंस है, विट्रियस ह्यूमर है और एक्वस ह्यूमर है। एक्वस ह्यूमर में यहाँ से याद रखिएगा एक्वस यानी एक्वा मतलब वाटर मतलब वही जैसे वाटर फॉर्म में होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। विट्रियस ह्यूमर कहाँ पे पाया जाता है, तो लेंस और रेटिना के बीच में क्या पाया जाता है, विट्रियस ह्यूमर, और लेंस और कर्निया के बीच में क्या पाया जाता है, तो ये एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर पाया जाता है लेंस और रेटिना के बीच में, और एक्वस ह्यूमर पाया जाता है लेंस और कर्निया के बीच में। चलिए आगे बात करते हैं, इसको देख लीजिएगा, आगे मिटा रहे हैं हम। चलिए आगे बात करते हैं हम रेटिना की, ठीक है। रेटिना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे ये था कॉर्निया था, पहले क्या था कॉर्निया, कॉर्निया के बाद यहाँ पे ये क्या है, तो कॉर्निया के बाद ये है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद से यहाँ पे आ जाते हैं प्यूपिल, ठीक है, ये है प्यूपिल के बाद भी एक्वस ह्यूमर वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ पे हो गया लेंस, तो प्यूपिल से पहले हम यहाँ पे आइरिस की बात करते हैं, ठीक है, आइरिस, और आइरिस के जो गैप होते हैं उसको प्यूपिल बोलते हैं, और प्यूपिल के बाद से होता है लेंस, ठीक है, लेंस, और लेंस जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है। और रेटिना के बाद अब यहाँ पे विट्रस ह्यूमर देखते हैं, विट्रस ह्यूमर, उसके बाद से ह्यूमर हो गया, उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं विट्रस ह्यूमर हो गया, उसके बाद से रेटिना, ठीक है, ये याद रखेंगे ये टॉपिक। लेंस हो गया, सिलियरी मसल्स हो गए, विट्रस ह्यूमर हो गया, उसके बाद से रेटिना हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, और ये संरचना याद रखिएगा। संरचना बहुत ईजिली है, फर्स्ट फेवरस कोट बना लीजिए, उसके बाद से फेवरस कोट के बाद से वेस्कुलर कोट बना लीजिए, वेस्कुलर कोट बनाने के बाद रेटिना बना लीजिए। अब हम बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे कॉर्निया की। कॉर्निया क्या होता है, थोड़ा यहाँ पे देखिए उठा हुआ भाग है, ये उठा हुआ प्रतीत होता है। तो कॉर्निया क्या होता है, यानी स्वच्छमंडल क्या होता है, ये उभरा हुआ भाग होता है, यह पारदर्शी होता है, इसमें वेस्कुलर नहीं पाए जाते हैं, रक्त वाहिनी नहीं पाए जाते हैं, इसमें रक्त नहीं आता है। ये अपना न्यूट्रिशन वायुमंडल से ऑक्सीजन के रूप में क्या करता है, ये प्राप्त कर लेता है, तो उसे उसका न्यूट्रिशन मिल जाता है। उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, 70 to 80% यहीं पे रिफ्रैक्शन हो जाता है। यानी स्टार्टिंग में ही प्रकाश का सबसे अधिक अपवर्तन जो होता है कॉर्निया में ही हो जाता है सबसे फास्ट में। उसके बाद लेंस में जो बचता है उसको अपवर्तन करके रेटिना पर फोकस कर लेता है। तो ये कॉर्निया का वो काम हो गया। उसके बाद से एक्वस ह्यूमर क्या करते हैं, तो प्रेशर को बैलेंस करके रखते हैं, और कुछ नहीं, लिक्विड है तो प्रेशर को बैलेंस करके रखते हैं। आइरिस क्या करता है, तो आइरिस प्यूपिल के आकार को सुनिश्चित करता है और इसको कस्टमाइज करता है कि कब कितने प्रकाश में प्यूपिल का आकार कितना होना चाहिए, वो आइरिस करता है। आइरिस ने बताया था कि दो तरह के मसल्स होते हैं, उसमें राउंड होते हैं, और यहाँ पे फिर से बना देते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो गया आइज, ठीक है, ये हो गया आइज, ये हो गया आपका प्यूपिल। इसके ऐसे राउंड शेप होते हैं, तो एक ये मसल्स हो गए और एक ये मसल्स हो गए जो इसको पकड़ के रखने का काम करता है। इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, यानी इसमें दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं, एक वर्टिकली पाया जाता है, ये वर्टिकल हो गया, और ये एक राउंड, ठीक है। तो इस तरह से आइज में यहाँ पे आइरिस पाए जाते हैं। चलिए उसके ये क्या करता है, तो जब अधिक प्रकाश होता है तो ये अपने आप को छोटा कर लेता है, तो प्यूपिल का भी आकार क्या होता है, छोटा कर लेता है। उसके बाद से जब प्रकाश बहुत कम होता है तो उस पर हम लोग अपने आँखों को बड़ा करके देखते हैं चीज़ों को, ताकि अच्छे से दिख जाए।
तो होता क्या है कि वो सिलेरी जो आइरिस होती है वो अपने आकार को क्या करती है, बढ़ा देती है, जिससे प्यूपिल का भी आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ये प्यूपिल के आकार को एडजस्टमेंट करता है। प्यूपिल का वर्क क्या है, तो प्यूपिल का आकार वर्क क्या है कि जो यहाँ से प्रकाश आ रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए ये आइरिस हो गए, ठीक है, ये आइरिस हो गया, ये प्यूपिल हो गया। तो यहाँ से जो प्रकाश आ रहे होते हैं ना, वो प्रकाश को अपने से होकर के कहाँ पे जाने देता है, लेंस पे जाने देता है, ठीक है, कहाँ पे, लेंस पे जाने देता है। चलिए आगे बात करते हैं लेंस। तो लेंस की क्या होती है, तो देखते हैं। लेंस जो होता है आइज में वो होता है कन्वेक्स। क्या होता है, कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस। इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति है कि रियल इमेज बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा और उल्टा बनाएगा। क्या बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, वस्तु से स्मॉल इमेज बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, छोटा और वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा इमेज बनाएगा और उल्टा बनाएगा। तो फिर प्रश्न ये आता है कि जब उल्टा बनाता है, हमारे रेटिना पर जब उल्टा बनता है तो वस्तु सीधा हमें क्यों दिखाई देती है, आखिर सीधा होता कहाँ पे है। तो इसका मतलब, इसका आंसर ये है कि जब हमारे रेटिना पर उल्टा बनता है, जैसे देखिए ये हो गया लेंस, ये हो गया लेंस, यहाँ से अनंत से कोई प्रकाश चला, ठीक है। इससे पहले हमको थोड़ा कर्निया बनाना पड़ेगा ताकि कर्निया का भी थोड़ा यूज आप लोगों को समझ में आ जाए। ये हो गया कर्निया हमारा, ये हो गया कर्निया, ये हो गया लेंस। मैंने बोला था कि कर्निया क्या करता है, 70 to 80% प्रकाश को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट मतलब उसकी दिशा में, उसके सीधे जो दिशा होती है उसमें क्या करता है, मूवमेंट कर देता है, और जो बचता है वो क्या करता है, ये लेंस काम कर देता है। और ये है रेटिना, ये है रेटिना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे मान लीजिए वस्तु ये है वस्तु, ये है वस्तु। इसका इमेज क्या हो रहा है, इसका इमेज यहाँ पे क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा बन गया, ठीक है, उल्टा बन गया, छोटा बन गया, लेकिन वास्तविकता वही तो है कि ये भी क्या है, बॉय है, ये भी बॉय है, ठीक है। ये इसको आप गर्ल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी गर्ल हो गई, तो इसको गर्ल बोल सकते हैं, ये भी गर्ल है। समझ में आ गया। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, उसका वास्तविक तो बनाएगा लेकिन छोटा बनाएगा और उल्टा बनाएगा। तो जब ये उल्टा यहाँ पे रेटिना पे बन रहा है, ये रेटिना पर जब बन रहा है तो रेटिना पे बन रहा है तो उल्टा हमको दिखाई देना चाहिए, तो फिर सीधा क्यों दिखते हैं हम कोई भी वस्तु को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो सेल्स क्या करती हैं, वो यहाँ से ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में जाती है, और वो ब्रेन क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, देखता है क्या है, कौन सी वस्तु है, किस तरह की है, उसके बाद से वो ब्रेन उसको सीधा कर देता है। तो उस वस्तु को यहाँ पे जो उल्टा बन रहा है उसको सीधा करने का काम कौन करता है, तो ब्रेन करता है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारी जो निकट, जो वस्तु सबसे जो निकट दूरी होती है वस्तु को देखने का, वो कितना होता है, और दूर हम लोग कितने दूर पे वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग अनंत पे यदि कोई वस्तु रहेगा तो हम लोग उसको अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। एक जो ऐसा मतलब अनंत पे भी मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पे हो तो वैसे उतना दूर हो जहाँ से हमको जब धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाए, यानी जहाँ से हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, दूर भी है लेकिन वहाँ से वहाँ हमको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा दूरी मतलब क्या हुआ, वो दूरी बिंदु हो गया।
ठीक है, यानी वो हमारा दूर बिंदु हो गया। इसका मतलब कि वो ऐसा दूरी है जहाँ पे हम वस्तु को क्लियरली देख पा रहे हैं। यदि वहाँ से अब और पीछे जा रहा है तो इसका मतलब कि वो क्या है कि अब हमको धुंधला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि वो हमारे लिए सही नहीं है। इसका मतलब कि दूर वस्तु है तो वहाँ पे उतना ही दूरी पे है जहाँ से हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, तो वो हमारे नेत्र के लिए वो क्या है, दूर बिंदु है। लेकिन हम यदि नज़दीक ला रहे हैं तो ये हम जैसे जैसे नज़दीक लाते हैं ना, तो वो हमारी आँख भी क्या करती है, उस इमेज को सही से कस्टमाइज नहीं कर पाती है, देख नहीं पाती है बढ़िया से। तो एक निश्चित निकट बिंदु होती है, तो उस निकट बिंदु कितना होती है, तो निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कितनी होती है, तो निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर। और दूर हम कितना देख सकते हैं, तो देख तो अनंत सकते हैं, लेकिन अनंत के एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ से वो धुंधला दिखाई देना शुरू होगा। तो दूर बिंदु हमारा क्या होगा, अनंत होगा। लेकिन अनंत पे भी कहाँ, जहाँ पे वस्तु हमारा क्या होगा, सिस्टमेटिक ढंग से बहुत क्लियरली दिखाई देगा। एक समय के बाद तो वो तो ओझल ही हो जाता है आँख के बाद, मतलब वहाँ पे ओझल ही हो जाता है आँख से। तो इसलिए कहने के लिए कि दूर बिंदु हम लोग यहाँ पे हमारा अनंत हो जाएगा, लेकिन अनंत उतना ही होगा जहाँ पे हमारी वस्तु क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये निकट बिंदु हो गया और दूर बिंदु हो गया। अब हम बात करते हैं रेटिना की। देख लीजिए रेटिना। रेटिना दृष्टिपटल, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पे क्या होता है ना कि जब प्रकाश पड़ता है ना, तो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर ही क्या होता है, फोकस होता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब वहाँ पे बनता है। उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। क्यों? क्योंकि या हमारे जो लेंस है मानव नेत्र में, वो उत्तल लेंस होता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रेटिना है, इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा जूम करके यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ये जो रेटिना है इसको हम क्या कर रहे हैं, जूम करके यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये है रेटिना, इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा हम बड़ा बनाएंगे। हाँ, ये हो गया। इतना से काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, इसमें यहाँ पे फर्स्ट में मैंने वहाँ पे बताया था कि ये यहाँ पे एक इस तरह का न्यूरॉन लगे होते हैं। ठीक है, एक सेल लगे होते हैं जिसको गैंग्लियोनिक सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गैंग्लियोनिक सेल। ये गैंग्लियोनिक सेल क्या करती हैं, ये आपस में क्या होती है, जुड़ी रहती हैं। क्या करती है, जुड़ी रहती हैं। ठीक है, यानी ये तरह के यहाँ पे ये जुड़ी रहती है। उसके बाद ये फर्स्ट क्या होती है, गैंग्लियोनिक सेल। गैंग्लियोनिक, ठीक है, गैंग्लियोनिक सेल। ठीक है, गैंग्लियोनिक सेल। उसके बाद से यहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं जो क्या करते हैं, वो साइनेप्स करने का काम करते हैं। ठीक है, साइनेप्स करने का काम करते हैं। इसके जो डेंड्राइट्स होते हैं उससे क्या करते हैं, साइनेप्स करने का काम करते हैं। ये बाइपोलर है। ठीक है, ये बाइपोलर न्यूरॉन है। ये है बाइपोलर न्यूरॉन। और उसके बाद से यहाँ पे इस तरह का फोटो रिसेप्टर लेयर होते हैं। फोटो रिसेप्टर लेयर होते हैं। फोटो रिसेप्टर लेयर होते हैं। फोटो रिसेप्टर लेयर 2 सेगमेंट में होते हैं। चलिए देख लीजिए, इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर लेयर बोलते हैं। फोटो रिसेप्टर देयर आर 2 टाइप्स। कौन कौन, रॉड सेल और कोन सेल। ठीक है, रॉड सेल, कोन सेल। फोटो रिसेप्टर लेयर, तो फोटो रिसेप्टर लेयर में ये क्या है, रॉड है, 2 सेगमेंट में होता है। ये क्या है, ये कोन सेल है, ये भी कोन सेल है,
ये भी कोन सेल है, ठीक है, ये कोन सेल है, ये रड सेल है। बहुत सारे ऐसे छोटा छोटा यहाँ पे रड सेल पाए जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, बहुत सारा। तो अभी फ़िलहाल हम ऐसे समझा रहे हैं। इनका काम क्या है, तो देखिए इधर से आया प्रकाश, ये आया लाइट, लेंस से होकर आया, यानी यहाँ से प्रकाश चला इस पे, तो सबसे पहले किस पे आएगा, गैंग्लियोनिक सेल पे। प्रश्न होता है क्या कि जब लेंस से प्रकाश रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना का कौन से हिस्से पे, यानी कौन से सेल पे प्रकाश पड़ता है, ठीक है। तो प्रकाश सबसे पहले पड़ता है गैंग्लियोनिक सेल पे, ठीक है। लाइट किस पे आता है सबसे पहले, तो गैंग्लियोनिक सेल। गैंग्लियोनिक सेल पे आता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या करता है, यहाँ पे बाइपोलर जो यहाँ पे न्यूरॉन होते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, बाइपोलर न्यूरॉन। ये जो बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं इस पे भी आता है तो कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद से आता है फोटो रिसेप्टर लेयर पे। तो फोटो रिसेप्टर लेयर पे होता है रॉड सेल और कोन सेल, रॉड सेल और कोन सेल। तो ये रॉड सेल हो गया। और रॉड सेल क्या होता है इसका वर्क बता देते हैं। तो ये इस पे हम लोग, ये पर्पल कलर होता है इसमें, ये क्या होता है, ये पर्पल कलर देता है, तो इसलिए इसको हम लोग पर्पल विजन भी बोलते हैं, ठीक है, पर्पल विजन भी बोलते हैं, पर्पल विजन भी बोलते हैं। पर्पल विजन के साथ साथ हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन क्यों, क्योंकि इसमें ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। तो रॉड सेल क्या होता है, एक्टिव इन डिम लाइट, यानी ये जब कम प्रकाश होता है तो ये एक्टिव रहता है। यानी हम लोग अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में हम लोग कोई वस्तु कलरफुल नहीं देख पाते हैं, सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर ही उसका देख पाते हैं, कलरफुल उसका हम लोग नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब इसमें कलर विजन नहीं होता है, इसमें नो कलर विजन होता है, नो कलर विजन, ठीक है, इसमें कलर विजन नहीं होता है। और ये एक्टिव इन डिम लाइट, इसमें नो कलर विजन होता है। समझ में आ गया। इसकी लगभग संख्या कितनी होती है, तो एक आँख में लगभग 120 मिलियन रॉड सेल पाए जाते हैं। कितना, 120 मिलियन रॉड सेल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 120 मिलियन रॉड सेल, ठीक है, आर प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया, ये रॉड सेल की बात हो गया। उसके बाद कोन सेल की बात करते हैं। तो कोन सेल में यहाँ पे बात कर लेते हैं। कोन सेल में तो ये कोन सेल, ये रेड कलर देता है, ये ग्रीन कलर देता है, ये ब्लू कलर देता है। तो ये देता है रेड कलर, ये देता है ग्रीन कलर, ये देता है ब्लू कलर, ठीक है। तो रेड कलर को हम लोग इरिथ्रोप्सिन बोलते हैं। कहाँ पे लिखे हम, इसको मिटाते हैं, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोप्सिन बोलते हैं। ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्सिन बोलते हैं। और ब्लू वाले को क्या बोलते हैं, साइनोप्सिन बोलते हैं। देख लीजिए, ये रॉड कोन सेल हो गया। कौन सा कोन सेल, जो रेड कलर देता है, रेड कलर को बोलते हैं इरिथ्रोप्सिन बोलते हैं। ग्रीन वाले को क्या बोलते हैं, तो ग्रीन वाले को बोलते हैं क्लोरोप्सिन। और इसको क्या बोलते हैं, ब्लू वाले को, तो ब्लू वाले को बोलते हैं साइनोप्सिन, ठीक है, साइनोप्सिन। यानी हमारे जो सेल होती हैं रॉड सेल और कोन सेल, ये कोन सेल ये क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं इनके पास, ठीक है। ये क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। इरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन और साइनोप्सिन, ये पिगमेंट हैं जो कलर देने का काम करते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, ये पर्पल कलर देता है, ठीक है। लेकिन ये कलर विजन की बात करें तो ये ब्लैक एंड वाइट देता है।
ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लैक एंड वाइट विजन देता है। ठीक है, लेकिन कोन की बात करते हैं तो कोन हमें ये क्या करता है, इसको ये हमें कलर विजन देता है। ठीक है, एक्टिव होता है कब, तो एक्टिव इन ब्राइट लाइट। दिन में ये क्या होता है, एक्टिव होता है, या रात में भी होता है कब, जब तेज प्रकाश होता है, बहुत सारी लाइटिंग होती है, तो वहाँ पे ये क्या होती है, एक्टिव होती है। तभी हम सभी रंगों को रात में देख पाते हैं अच्छे से। तो एक्टिव इन ब्राइट लाइट। उसके बाद से ये क्या होते हैं, रॉड सेल 120 मिलियन पाए जाते हैं एक आँख में। इसमें कितने पाए जाते हैं, 60 मिलियन पाए जाते हैं। यानी रॉड सेल से ये अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम होते हैं। तो रॉड 60 मिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन कोन्स। ठीक है, कोन सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये है। अच्छा, इसकी बात करते हैं इरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन और साइनोप्सिन, और यहाँ पे रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन, इरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन और साइनोप्सिन में ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑप्सिन प्रोटीन। इसको थोड़ा हम मिटा रहे हैं अब। ये हो गया गैंग्लियोनिक सेल हो गया। गैंग्लियोनिक सेल में सबसे पहले क्या होता है, प्रकाश आता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाइपोलर पे भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे आता है तो ये रॉड सेल क्या करते हैं, उसको कलर विजन देने का काम करती है। तो आगे हम इसको मिटाते हैं, तब उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसमें इरिथ्रोप्सिन जो होता है और साइनोप्सिन होता है, क्लोरोप्सिन होता है, रोडोप्सिन जो होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको ऑप्सिन प्रोटीन पाए जाते हैं और रेटिनल पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। और प्रोटीन होता क्या है, तो एमिनो एसिड का एक तरह से ग्रुप बोल सकते हैं। यानी एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। चलिए देख लीजिए, ये हो गया आपका ऑप्सिन प्रोटीन। इसमें पूरे भरे रहते हैं लिक्विड के रूप में, ऐसे करके पूरे लिक्विड ये भरे होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑप्सिन प्रोटीन। इसी में ये लगे होते हैं रेटिनल। इसी में ये लगे होते हैं रेटिनल। ठीक है, ये क्या है, ऑप्सिन प्रोटीन। ऑप्सिन प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड का क्या होता है, चैन होता है। और रेटिनल क्या है, रेटिनल कहाँ से आया है, तो रेटिनल आप लोग जानते हैं कि विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन ए को हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। यानी अल्कोहल ग्रुप को बना लीजिए एल्डिहाइड, तो रेटिनल हो जाता है, और रेटिनल से रेटिना हो गया। ठीक है, तो रेटिना हो गया। तो इसमें रेटिनल होता है और इसमें ऑप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। तो यहाँ पे रोडोप्सिन हो गया, इरिथ्रोप्सिन हो गया, क्लोरोप्सिन हो गया, और यहाँ पे साइनोप्सिन हो गया। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो ऑप्सिन प्रोटीन होता है, इसमें अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, लेकिन रेटिनल इनमें क्या होता है, समान होता है। यानी रेटिनल समान होता है, और इसमें ऑप्सिन जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, डिफर कर जाती है, यानी कम, मतलब अलग अलग मात्रा में होती हैं। इसलिए इनको अलग अलग रूप में हम लोग देख रहे हैं, इरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन और रोडोप्सिन। चलिए उसके बाद से आगे बात करते हैं हम लोग। देख लेते हैं कि यहाँ पे तो रॉड सेल ब्लैक एंड वाइट विजन देता है, ये कलर विजन देता है, और ये एक्टिव होता है ब्राइट लाइट में, और ये 60 मिलियन इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये पर्पल, यहाँ पे याद रखिएगा, रॉड सेल जो होता है पर्पल विजन देता है। क्या देता है, पर्पल विजन। और पर्पल विजन में यहाँ पे रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन यहाँ पे याद रखिएगा कि जब एक्टिव इन डिम लाइट होता है ना, इसको एस्कोटोपिक बोलते हैं, एस्कोटोपिक। ठीक है, एस्कोटोपिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्कोटोपिक। और यहाँ पे ब्राइट लाइट होता है, तो ब्राइट लाइट को क्या बोलते हैं, फोटोपिक बोलते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं फोटोपिक। ठीक है, इसको फोटोपिक बोलते हैं, इसको एस्कोटोपिक बोलते हैं। एस्कोटोपिक का मतलब होता है कि अंधेरे में एक्टिव होना, और
फोटोपिक का मतलब होता है कि ब्राइट में वो एक्टिव होता है। कौन? कोन सेल्स। तो ये सभी बातें हो गई और थोड़ी बहुत हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में। रेटिना से इससे थोड़ा आगे हम लोग बात करेंगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।